सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पर्यावरण के अध्ययन के तहत 10 क्वेश्चन्स की जो सीरीज़ है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें 10 क्वेश्चन आज हम और शामिल करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन हम उस तरीके से आपके सामने नहीं ला पा रहे थे, जिससे हमें थोड़ा खेद है। लेकिन हमने उन चीज़ों को सीखने का प्रयास किया और आज आपके सामने कुछ अच्छा मैटर लाए हैं। अच्छा मैटर ये है कि उस चीज़ को हम क्वेश्चन जो बार-बार बोल रहे थे वो आपके सामने है। अब इसी के साथ में अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है नागासाकी, एम्स्टर्डम, सिडनी या न्यूयॉर्क में। तो आपको अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। तो हम सभी क्वेश्चन में आपको पढ़ने के बाद में 5 से 10 सेकंड देंगे मुश्किल से और फिर अपना हम आंसर बता के आगे बढ़ेंगे। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम है कहाँ पे? ये है नीदरलैंड में। कहाँ पे है? नीदरलैंड में। तो हमारे पास आया क्या कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ पे पड़ता है? ये नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ है? ये यूरोप का एक देश है। इसके बाद में इसमें कुछ और ऑप्शन आए हैं जैसे सिडनी। सिडनी कहाँ है? ये जगह ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक क्या है? महाद्वीप है और इसे मरुभूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुभूमि। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो भाग में मरुस्थलीय भाग है, इसलिए इसे मरुभूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? ऑस्ट्रेलिया को। तो सिडनी देख लिया। अब आते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है? ये है यूएसए। यूएसए को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, यहाँ कौन-कौन से मुख्यालय हैं, उनको ज़रा देख लीजिए। तो यूएसए में कौन-कौन से मुख्यालय हैं? एक है संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। एक है दूसरा यूनिसेफ, वो संस्था जो बच्चों को शिक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है। एक और भी हेडक्वार्टर है जिसे हम यूएनडीपी कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है ये भी न्यूयॉर्क में है। इसके बाद में एक यहाँ पे हेडक्वार्टर और है, उसे हम कहते हैं क्या? एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी कहाँ पर है? यूएसए में है। तो क्वेश्चन है एक, ऑप्शन है 4। आपका क्वेश्चन था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो हमने बता दिया एम्स्टर्डम में है। लेकिन उसके साथ में हमने सिडनी को भी देख लिया, न्यूयॉर्क को भी देख लिया, एक और बचा है नागासाकी। ये क्या है? भाई आपने सुना होगा क्या कि एक शहर था हिरोशिमा और दूसरा शहर है नागासाकी। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, जिनके कुछ नाम थे। तो 6 अगस्त जो हिरोशिमा पर गिराया गया था इसे लिटिल बॉय नाम दिया गया और जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था उसे फैट मैन कहा गया। तो जापान के ये दोनों शहर हैं। कहाँ के हैं? ये जापान के दोनों शहर हैं और इस जापान पर जो द्वितीय विश्व युद्ध चला है 1939 से 1945 के बीच, तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा करके जापान को तहस-नहस कर दिया। इसी के बाद जब परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिरा दिया जाता है, तो जापान हार जाता है और जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही होता क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन एक, बातें अनेक। तो उम्मीद करते हैं इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। अब चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है क्या? दूसरा। क्वेश्चन दूसरा है क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन है दोरांग घाटी, शांत घाटी, सूरमा घाटी या फूलों की घाटी। तो आपको याद रखना है कि ये शांत घाटी कहाँ है? केरल में है और यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ में भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता वाले केंद्र हैं उनको देख लेते हैं। एक है क्या? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट नंबर 1। दूसरा क्या है? पूर्वी हिमालय।
पश्चिमी घाट, नंबर 2 पर पूर्वी हिमालय, तीसरे पर है इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, और चौथा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी क्या पाई जाती है? जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो शांत घाटी को हम, और ये ध्यान रखना, ये शांत घाटी जो केरल में है ये पश्चिमी घाट के ही अंतर्गत आता है। सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब वही है, विविधता का मतलब है कि बहुत सारी प्रजातियां, आप चाहे पेड़ पौधों की हों, चाहे जीव जंतुओं की हों, चाहे कीड़े मकोड़ों की हों, कुछ भी हो सकता है, वहां पर उन सबकी प्रजातियां जो हैं बहुत ही अधिक मात्रा में होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं। और पश्चिमी घाट तो आप जानते हैं, जैसे हम अगर भारत का थोड़ा सा मैप बनाएं तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये पश्चिमी घाट बोला जाता है। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। इसके बाद में अंडमान निकोबार वाला द्वीप, आपको पता ही है, बहुत सारा द्वीप समूह मिलकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इसके बाद में जहां हम इंडो वर्मा क्षेत्र लिखे हैं, ये पूर्वी हिमालय का भाग है। यहाँ इसके बाद इधर पूर्वोत्तर में, और पूर्वोत्तर के बाद जहाँ इंडिया और वर्मा जैसे म्यांमार का क्षेत्र है, वहां पर के जो क्षेत्र को भी जैव विविधता के सर्वाधिक जैव विविधता वहां पर भी पाई जाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में भाई कुछ और चीजें आई हैं, जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, एक आया है क्वेश्चन दोरांग घाटी। तो दोरांग घाटी कहाँ पे पड़ती है? ये लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? लद्दाख। वही लद्दाख जहाँ के सोनम वांगचुक जी हैं, वही लद्दाख जहाँ पर मतलब क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। वही लद्दाख जहां चाइना ने अक्साई चीन को कब्जा के रखा। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना। तो वही लेह लद्दाख है ये। तो दोरांग घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में। इसके बाद में आते हैं सूरमा घाटी। क्या है? सूरमा घाटी। यह भारत में असम और बांग्लादेश दोनों के बीच में स्थित है, क्योंकि असम जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो असम और बांग्लादेश के बीच में ये दोनों जगह पे आती है। कौन सी घाटी? सूरमा घाटी। अब आते हैं भैया एक और है ऑप्शन में, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। इसको हम पढ़ भी चुके हैं, खूब क्वेश्चन भी आ चुका है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा, बार बार घाटी घाटी आ रहा है, तो घाटी होता क्या है? घाटी होता क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में वैली बोलते हैं, ये होता क्या है? मान लीजिए ये पर्वत है और एक दूसरा पर्वत है, इसके जो ये बीच का स्थान होता है, तो दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच के जो नीचे की जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की नीचे वाली जो जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो क्वेश्चन आया था आपका एक, कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है इन चारों में? तो सबसे ज्यादा शांत घाटी में पाई जाती है। उसके बाद हमने चारों जो विकल्प थे उस पर बात कर ली। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य में हुआ था? हमने बताया था कि पर्यावरण अध्ययन के तहत बहुत ही सारी चीजें, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण तो है ही, इन सबको शामिल किया। तो इतिहास से ये क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता 1916 में किसके मध्य हुआ? नरम व गरम दल के मध्य में हुआ। ऑप्शन एक है कि ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य में हुआ। ऑप्शन बी, हिंदू व मुस्लिमों के मध्य हुआ। ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है कांग्रेस या मुस्लिम लीग के मध्य हुआ। तो इसे हम अपने क्वेश्चन को करते हैं या लॉक कर देते हैं? उत्तर क्या है? लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। क्या है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। अच्छा, ये जो समझौता हुआ था, ठीक है, उस समय 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ। क्या हुआ? अधिवेशन भी हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 में दो घटना घटी। एक क्या हुआ कि लखनऊ फैक्ट हुआ किसके मध्य? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में। दूसरा क्या हुआ कि 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके तहत नरम दल और गरम दल का
पुनर्मिलन, मतलब इसका मतलब ये कभी अलग भी हुए होंगे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। नरम दल और गरम दल क्या होता है कि नरम मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसकी विचारधारा थोड़ी नरमी हो उसमें, उसे नरम दल, और जिसकी विचारधारा में गर्मजोशी हो उसे गरम दल कहते हैं। तो नरम दल के जो प्रमुख नेता थे, कौन थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के प्रमुख नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गरम दल में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इसी में आते हैं क्या? लाल बाल पाल। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पाल विपिन चंद्र पाल। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपने क्या देखा। पहला तो देख लिया लखनऊ समझौता 1916 में किसके मध्य हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में। और 1916 में ही लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, उसमें गरम और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ। और जी लखनऊ समझौता हुआ था, इसके बाद हुआ क्या? इसका महत्व क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो एक साथ आए, और उसके साथ उन्होंने क्या किया? हिंदू मुस्लिम को जो एकता थी उसको बढ़ावा मिला। क्योंकि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। तो इसमें थोड़ी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच खटास पैदा हो रही थी। इसी को दूर करने के लिए लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन जो 3 तक हैं उनको हमने आसानी से समझ लिया। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा का संबंध किससे है? भगवान राम से है कि विष्णु से है कि शिव से है कि जगन्नाथ से है? भगवान जगन्नाथ से है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि पुरी की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ से है। पुरी कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा एक राज्य है, वहां पर ये पुरी का प्रसिद्ध मंदिर है। उसमें भगवान जगन्नाथ और कौन? बलभद्र। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इनके तीनों प्रत्येक साल जो होता है उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है। तो इनों के रथ जो होते हैं बनाए जाते हैं, और रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। उसमें फिर बड़े बड़े रस्से खींचे लगाए जाते हैं, उसको रथों पर भगवान विराजमान रहते हैं, और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, और फिर रस्से को जो है लोग खींचते हैं। इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं, और ये कहा जाता है कि जो रस्सा जो होता है उसको छूता है या उसमें सहयोग करता है खींचने में रथ में, तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पुरी के जो प्रसिद्ध रथ मंदिर हैं वो किससे संबंधित हैं? भगवान जगन्नाथ से। उसी में बलभद्र उनके भाई और बहन उनकी सुभद्रा का भी रथ होता है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। भगवान राम का तो आप मंदिर जानते हैं, प्रसिद्ध अयोध्या में है। इसके बाद में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और भगवान विष्णु का कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। भगवान विष्णु का कंबोडिया एक राज्य, वो है राज्य नहीं बोला हूँ, सॉरी, एक देश है कंबोडिया, वहां भगवान विष्णु का अंकोर वाट का मंदिर है। कहाँ? कंबोडिया में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने चौथा कर लिया होगा। तो पुरी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर हैं? किससे संबंधित हैं? भगवान जगन्नाथ से। तो क्वेश्चन 4 को भी हमने आसानी से अच्छे से कर लिया। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है आपका? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 है, 110 है, 80 है, 104 है? तो आपको उत्तर ला किया जाए भाई। तो हम बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। तो विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, ये तो आपका उत्तर हो गया। विधान परिषद जो होती है ये एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, इसका मतलब ये कभी भी भंग नहीं होगा। इसका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का। और प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं। इस बात को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश
कि विधानसभा में कुल 100 सदस्य हैं और इसके बारे में जो 2-3 पॉइंट और थे हमने ऐड कर दिए हैं। और ये भी ध्यान रखना कि विधान परिषद में जो संख्या होगी वो विधानसभा की जो संख्या होगी उसका 1/3 हो सकती है, उससे अधिक नहीं होगी। ये नहीं मान लीजिए संख्या है 300 विधानसभा की तो 100 होने चाहिए और आपने वहाँ पे 150 विधान परिषद में कर लिए, नहीं। कंडीशन है कि मैक्सिमम जो सीटें होंगी विधान परिषद की वो विधानसभा की 1/3 सीट होगी। तो आशा और उम्मीद करते हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बार-बार हम अगर आशा उम्मीद कर रहे हैं तो इस चीज़ को अन्यथा में ना लीजिएगा। हो सकता है किसी को अच्छा या बुरा लगे वो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आपके दिमाग में अच्छे से जा रही है और आप जब क्वेश्चन आएँगे तो अच्छे से कर लेंगे। तो क्वेश्चन 5 को भी हमने क्या कर लिया? अच्छे से कर लिया है। चलिए भाई, क्वेश्चन अगला आया है क्या कि मैंग्रोव पौधे क्या है? मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, सुंदरवन में, रेगिस्तान में या एक और ऑप्शन है, कोई भी मान लीजिए अभी आएगा तो बता देते हैं। तो हिमालय में है पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, कि सुंदरवन में, कि रेगिस्तान में या कहीं और। ठीक है, एक ऑप्शन और ले लेते हैं, कोई भी अभी आएगा तो बता ही देते हैं। तो ऑप्शन है मान लीजिए आपका वर्षावन। ठीक है, अगला चौथा ऑप्शन है वर्षावन। तो उत्तर को लॉक किया जाए भाई। उत्तर है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ? सुंदरवन में। तो मैंग्रोव वन होते क्या है भाई, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो मैंग्रोव वन जो होते हैं, जो ये समंदर है, ये क्या है? भारत। ठीक है, ये है भारत। भारत के कुछ हमने राज्य तटीय बताए थे, उनके किनारे इधर अरब सागर, सॉरी, इधर जो है बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है? अरब सागर है। तो जो तटीय इलाके होंगे वहीं पर मैंग्रोव वन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इसकी परिभाषा के तौर पे कैसे देखेंगे कि मैंग्रोव वन जो होते हैं ये समुद्र के किनारे तथा नदियों के डेल्टा और खारे पानी वाले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या कहा है कि समंदर के किनारे, ये समंदर का किनारा है, फिर नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, यही सारी बहुत सारी जो नदियां हैं बह रही हैं, ये अपने साथ जो मिट्टी गाद ले जाती हैं समुद्र के में मिलने से पहले वो सब जमा कर देती हैं। तो क्या होता है कि वो खारे पानी से जब मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। तो वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में इस तरीके के वन पाए जाते हैं जिन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं और ये स्थान दलदली क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ जड़ें पानी के अंदर होती है और कुछ जो जड़ें होती हैं दलदल के ऊपर भी होती हैं, लेकिन होती वो पानी में ही है। तो क्वेश्चन अब आए भाई, मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाएंगे? तो आपको हमने बताया था कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कितने? 9 तटीय राज्य हैं। उसमें से सबसे बताया था कि पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और 4 क्षेत्र और कौन से? केंद्र शासित प्रदेश। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इधर है, फिर पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे मैंग्रोव वन से। और से मैंग्रोव वन का हमारे पर्यावरण के लिए क्या सहायता करते हैं? एक तो जीवों का संरक्षण या आश्रय स्थल है। उसके बाद में ये जब समंदर में उठती हैं सुनामी, क्या उठती हैं? समंदर में जब सुनामी उठती हैं और उसकी जो लहरें हैं, बड़ी-बड़ी जब लहरें आती हैं, तो या बवंडर या तूफान या चक्रवात जब आता है, तो ये तटों से नहीं, ये तटों की रक्षा करते हैं। इसका मतलब जब खूब तेज पानी का झोंका या पानी का हवा चक्रवात आता है, तो सबसे पहले इन्हीं से टकराता है। कुछ उनकी स्पीड कम हो जाती है, उसके बाद ये मैदानों में प्रवेश करता है। तो उससे क्या होता है कि अंदर के स्थलीय भागों में जन-धन की हानि कम होती है। अगर यही मैंग्रोव वन सारी चीज़ें ना हो, तो क्या होगा? अंदर पहले ही तटों पर ज़्यादा विनाश करेंगी, आगे तो और करती रहेंगी। ये पौधे होते हैं तो हवा के वेग को थोड़ा रोक लेते हैं। तो इस चीज़ को उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भाई हिमालय, हिमालय तो आप जानते ही हैं, पहले जहाँ आज हिमालय है वहाँ पर एक तेथीस सागर हुआ करता था। तेथीस सागर, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं और इसी हिमालय में सबसे ऊँचा पर्वत है कहाँ? नेपाल में, जिसे क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। 8,848.86 मीटर उसकी ऊँचाई है। नेपाल में उसे सागरमाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। तो क्वेश्चन 6 के तहत हमने सुंदरवन देख लिया। सुंदरवन
में मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं और कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं इसके बारे में देख लिया। अब आता है इसी में एक ऑप्शन है रेगिस्तान। क्या है? रेगिस्तान भाई क्या होता है? रेगिस्तान वो स्थान जहाँ पर वर्षा कम होगी और तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पेड़-पौधे बहुत ही कम होंगे, झाड़ियों वाले पौधे होंगे जैसे नागफनी, कैक्टस, बबूल, खेजड़ी ऐसे पौधे पाए जाते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे गूलर, पीपल ऐसे पौधे हों तो इसका मतलब क्या है कि वो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में पौधे पनप नहीं पाते हैं, तो उनकी स्थिति वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं, बबूल, कीकर, नागफनी, कैक्टस, खेजड़ी जैसे पौधे पाए जाते हैं, तापमान अधिक होता है और ये रेगिस्तान कहाँ है? हमारे यहाँ भी एक रेगिस्तान है भारत में जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, ये राजस्थान क्षेत्र में है। इसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा। सहारा डेज़र्ट जिसे वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। वेस्ट मतलब पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका में इसकी स्थिति है। ज़्यादातर जनरली बात कहें कि ज़्यादातर जो मरुस्थल हैं, वो पश्चिम में ही बनते हैं। इस चीज़ को कभी आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। हमने अभी बताया कि मरुभूमि का देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि यहाँ 1/3 क्षेत्रफल पर पश्चिम में क्या है? मरुस्थल ही है। उसमें गिब्सन, सिप्सन ठीक है? इस तरीके के हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। इसके बाद में है वर्षावन। क्या एक ऑप्शन है आगे? इसमें नहीं दिख रहा है, अगर आगे ऑप्शन है अभी आपको उसके बारे में भी बता देते हैं भाई। क्या है? वर्षावन। वर्षावन भैया कहाँ पे होंगे? तो आपको ध्यान रखना है, वर्षावन कहाँ पे होंगे? सबसे ज़्यादा बारिश हमारे पश्चिमी घाट पे होगी, पश्चिमी घाट कहें, ठीक है? जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र मेघालय में आप तो जानते ही हैं, मौसिनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ भी क्या होंगे? वर्षावन होंगे। ठीक है? तो पश्चिमी घाट पर, पूर्वोत्तर राज्यों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैसे वन पाए जाते हैं? वर्षा वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादातर होती रहती है। तो हमने क्वेश्चन 6 को भी अच्छे से क्या कर लिया? समझ लिया, उसके उत्तर को तो समझा ही, लेकिन उसमें जो भी ऑप्शन आए हैं, उस पर भी हमने क्या कर ली? अच्छे से चर्चा कर ली। देखिए आया रेगिस्तान के बाद में वर्षावन। अब आते हैं भाई, अगला ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं, अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं? गेहूं की, कि धान की दलहन की, कि उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ उपरोक्त उपरोक्त जो दिया होता है वो गलत होता है। इसका शुद्ध वर्ड क्या है? उपयुक्त, क्योंकि आप हिंदी का भी तो पेपर देंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें उपयुक्त सही है, उपरोक्त सही नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित है, कौन से पौधों में होते हैं? उन्हें हम उत्तर मिट्टी करते हैं भाई। दलहन वाले जो भी पौधे होते हैं वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं भाई जीवाणु। एक होते हैं सहजीवी बैक्टीरिया और दूसरे क्या होते हैं? मुक्त जीवी। सहजीवी में क्या होता है? वे पौधों की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। क्या? सहजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं ये पौधों की कहाँ रहते हैं? जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन प्रदान प्रदान करते हैं। जैसे दलहनी पौधे हो गए, दलहनी दलहनी पौधों में कौन? जैसे मटर, चना, मसूर, मूंग आदि के जो पौधे होते हैं, आपने अगर इसके कभी पौधे को मिट्टी से उखाड़ा हो तो देखेंगे इसमें जो इसकी जो जड़ होती है इसमें गांठें जैसी छोटी छोटी रहती हैं, उसी में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। समझ गए? इन्हें लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा कहा जाता है, लेग्यूमिनेसी कुल कहा जाता है। लेग्यू लेग्यूमिनेसी कुल। क्या? ये जो दलहनी पौधे होते हैं इनको लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा कहा जाता है। तो इसमें एक सहजीवी बैक्टीरिया हो गया जो जड़ों में रहते हैं और सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं? दलहनी पौधों की जड़ों में। उसके बाद में कुछ होते हैं मुक्त जीवी बैक्टीरिया हुए। ये क्या होते हैं भाई? ये बैक्टीरिया मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रह करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये जो मुक्त जीवी बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रह करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। पौधे वायुमंडल में है 78% नाइट्रोजन
लेकिन वायुमंडल से वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन को किसके रूप में लेते हैं पौधे? नाइट्रेट के रूप में। तो यही वो बैक्टीरिया हैं, सहजीवी और मुक्तजीवी, जो नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। मुक्तजीवी बैक्टीरिया में जैसे एजेटोबैक्टर, क्या है पहला? एजेटोबैक्टर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। एक है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम एक जो बैक्टीरिया है, वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इस चीज को आप अच्छे से जान गए होंगे। भाई गेहूं आया है, तो गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। धान किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। इतना ज्ञान बढ़ाने के लिए और भी ध्यान रखिए भाई। और वही ये धान है जहां से मीथेन गैस भी क्या होती है? निकलती रहती है। क्वेश्चन आता है मीथेन गैस के स्रोत में, तो मीथेन गैस में दलदली स्थान और धान के खेत भी आते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमने बढ़िया से भाई कर लिया है। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किस देश में लचीला संविधान है? लचीला? लचीला का मतलब जैसे चाहो वैसे तोड़ लो। हाँ, ऐसे तो भाई लचीला कहेंगे। लचीले का मतलब कहेंगे कोई व्यक्ति होता है वो लचीला होता है, कोई बहुत कठोर होता है, कोई बात कहे तो एकदम तिनमिना जाता है, कोई होता है कि आपकी शालीनता से उस चीज को उत्तर देता है, कोई एकदम भड़क जाता है। तो यहाँ पे लचीला संविधान किस देश का है भाई? अमेरिका का है, चीन का है, भारत का, या यूनाइटेड किंगडम का? तो 4 ऑप्शन है भाई, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो उत्तर लॉक किया जाए? करो भाई। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, या इसे हम इंग्लैंड कह लेते हैं अभी भाई थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो इंग्लैंड जो है वहां पर कैसा संविधान है? लचीला। इसका मतलब लचीला है कि उसमें आप उसके कानूनों में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। अब ऐसा भी कोई देश होगा जिसका संविधान कठोर होगा, तो अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है। क्या है? कठोर है, क्योंकि इसमें कानूनों को सामान्य तरीके से बदला नहीं जा सकता। क्या हमने कहा? इसमें कानूनों को सामान्य तरीके से बदला नहीं जा सकता। जैसा हम यूनाइटेड किंगडम के संविधान में कर सकते हैं, वैसा हम अमेरिका के संविधान में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आसानी से आप संविधान में या उनके कानूनों में बदलाव नहीं कर सकते। इसके बाद भैया आया है भारत। क्या आया है? भारत। तो भारत क्या है? यहाँ कैसा संविधान है? तो यहाँ दोनों का मिक्सचर है। अमेरिका का भी मिक्सचर है और इंग्लैंड का भी, यूनाइटेड किंगडम का भी। तो भारत में लचीला और कैसा? कठोर, दोनों है, दोनों का मिश्रण है। तो आपको भारत के संविधान को न ज़्यादा लचीला कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा कठोर कह सकते हैं। ये दोनों का क्या है? मिश्रित रूप है। कौन? भारत का संविधान। अब आ जाओ भैया चीन। चीन भारत का पड़ोसी, लेकिन अपनी शक्ति, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इनोवेशन, अपनी कार्यशैली के आधार पर आज चाइना दुनिया में दूसरे नंबर पर है शक्ति में। पहले पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरे पर कौन है? चीन। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, तो बीजिंग यहाँ की क्या है? राजधानी है। तो हमने 8वें क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लिया। क्वेश्चन तो 8 ही हुए हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? सभी ऑप्शन पर अच्छे से चर्चा कर ले रहे हैं। इससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी। और क्या होगा? आप बहुत सारी चीजें अगर ध्यान से सुनते रहेंगे तो सीख जाएंगे। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, मतलब कब हुई? 1971 में हुई, ऑप्शन एक। ऑप्शन बी 1961 में। ऑप्शन सी 1951 में। और डी है ऑप्शन 1981 में। तो भैया उत्तर लॉक किया जाए? कर दीजिए भाई। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में। अब राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में जानकारी थोड़ी कर लेते हैं भाई। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री। अब ये ना कहो कि प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान समय में होगा वही राष्ट्रीय एकता परिषद का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। वर्तमान समय में माननीय मोदी जी हैं, तो मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके पहले मनमोहन सिंह जी थे, तो मनमोहन सिंह जी को उनका अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो वर्तमान समय में भारत का प्रधानमंत्री होगा वही राष्ट्रीय एकता परिषद का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। भाई इसका उद्देश्य क्या है? क्या कारण रहा कि इसको बनाया गया?
सबसे पहली बात, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश की एकता को, मतलब एक सूत्र में बांधने की परिषद को ही हम राष्ट्रीय एकता परिषद कहते हैं। तो उद्देश्य क्या था भाई इसका? इसका मेन उद्देश्य था सांप्रदायिकता। क्या? सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी विचारधारा, क्या है? सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी जो विचारधाराएं थी, उनकी समस्याओं का जो समाधान खोजने के लिए इस परिषद की स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय एकता परिषद की। अब इसमें एक बात आ रही, सांप्रदायिकता, ये भाई शब्द क्या होता है? तो सांप्रदायिकता वो शब्द है, यह एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा है। संकीर्ण मतलब जान रहे हैं? संकीर्ण का मतलब बहुत ही छोटी विचारधारा जिसे कहते हैं। यह एक बहुत ही छोटी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म या संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जबकि दूसरे धर्मों को के प्रति क्या करता है? घृणा करता है, असहिष्णुता रखता है या द्वेष की भावना रखता है। इसका मतलब समझ गए? आप कहें कि हम सांप्रदायिक हैं, इसका मतलब अगर हम हिंदू हैं तो अपने हिंदू धर्म को ही हम बढ़ावा देंगे और दूसरे धर्मों को हम अच्छा नहीं मानेंगे, उनकी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ये यार सांप्रदायिक है। लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? सांप्रदायिकता जैसा कोई शब्द आया नहीं। वहां क्या आया है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। क्या आया है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब भैया क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान हुए, सभी को समान ट्रीटमेंट मिले, सभी के लोग एक दूसरे से मिल करके रहें, उसमें भेदभाव जैसी चीजें ना फैलाई जाएं। तो देश हमारा कैसा है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। यहाँ पर सभी धर्मों का अच्छे से सम्मान करना ही किसकी परिभाषा में आता है? पंथ निरपेक्ष में। जबकि सांप्रदायिकता में क्या है? कि सांप्रदायिकता में व्यक्ति अपने धर्म को ही महान बनाता है या मानता है, जबकि दूसरे धर्म की आलोचना और बुराई करता है। तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे। जातिवाद, भाई आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं। क्षेत्रवाद या भाषावाद के विरोध जैसी स्थिति है, तो उनका समय से अगर समाधान नहीं होगा तो एक देश जो है हमेशा कई लड़ाइयों में उलझा रहेगा। जैसे कहते हैं ना, हम अपनी आंतरिक लड़ाई और कलह से ही परेशान रहते हैं, और जब ऐसी स्थिति रहेगी तो बाहर की स्थिति को हम संभाल कैसे पाएंगे? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का ये सब मुख्य उद्देश्य है कि सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो या भाषावाद हो, तो इनकी समस्याओं को समाधान कैसे खोजा जाए, इसका प्रमुख काम है इसका राष्ट्रीय एकता परिषद का। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर है 10। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ऑप्शन है कैरोटीनाइड, लाइकोपिन, एंथ्रोसाइनिन या क्लोरोफिल। तो उत्तर लॉक किया जाए? लॉक कर दीजिए। तो क्लोरोफिल वर्ण के कारण ही पौधे हरे दिखाई देते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। कैरोटीनाइड जो वर्णक है, ये किसमें होता है? गाजर में। इसमें पूछा जाए गाजर में कौन सा होता है? कैरोटीनाइड। लाइकोपिन वर्णक, इसके कारण टमाटर में कैसा होता है? लाल रंग आ जाता है टमाटर में। लाइकोपिन के कारण टमाटर में लाल रंग, कैरोटीनाइड के कारण गाजर का रंग रहता है। क्लोरोफिल का मतलब समझ गई, इस वर्णक के कारण ही पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं। इसके बाद आते हैं क्या? एंथ्रोसायनिन। ये पौधे में पाया जाने वाला कैसा है? प्राकृतिक वर्णक है। लगभग में जितने हम पढ़ रहे हैं तो सब प्राकृतिक वर्णक ही। लेकिन ये करता क्या है? ये जो है, ये पौधों के फलों फूलों में कैसा रंग देगा? लाल, बैंगनी या नीला। तो एंथ्रोसाइनिन भी पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक वर्णक है, और जिसे हम पिगमेंट बोलते हैं। और एक पौधे में लाल, बैंगनी और नीला उसके फूल फल वृक्ष हो तो उसमें इन रंगों का जो सूचक होता है कौन सा? एंथ्रोसाइनिन। तो क्वेश्चन कितने हैं? 10। लेकिन एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में अगर हमने 10 बात नहीं, वैसे तो 10 बात से भी हमने प्लस ही सीख ली है, तो कम से कम 10 क्वेश्चन में अगर 10 बात से ज़्यादा किसी में कम लिखने एवरेज में लिया जाए तो 10 से ज़्यादा ही सीख ली। तो हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें तैयार कर ली? 100 चीज़ें तैयार कर ली। तो क्वेश्चन तो 10 ही हो रहे हैं,
लेकिन आप उसमें तैयारी का जो मैटर मिल रहा है, वो 100 क्वेश्चन्स के बराबर मिल रहा है। तो उम्मीद हम करते हैं और आप भी थोड़ा हमसे कीजिए, लेकिन सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो मैटर आज रहा है, इसके पहले हमें थोड़ी-सी असमंजस की स्थिति हुआ करती थी क्योंकि हम अभी इतना टेक्नोलॉजी में निपुण नहीं हैं। तो धीरे-धीरे जैसी चीज़ें सीखते रहेंगे और आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।